हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पे न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने होश में आ चुका था और एक एक करके सभी लोग उससे मिलने भी जा चुके थे। वांग जी की टर्न आने के बाद वांग जी भी वहाँ जा चुका था और अपने नीज पे बैठ के वो विंग से माफ़ी मांगने लगा था। विंग स्टार्टिंग टर्म्स में तो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन इसके बाद का जो सेंटेंस था ना, वो एकदम ऐसा था जिसको सुनने के बाद वांग जी के हार्ट के मिलियंस ऑफ पीसेस हो चुके थे। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो इस चीज़ को अब कैसे संभालेगा, क्योंकि विंग ने कुछ ऐसा ही बोला था। विंग ने उससे बोला था कि अगर मैं तुम्हें माफ़ ना करूं तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है लान वांग जी। क्या पता 4 साल बाद तुम मेरी लाइफ में वापस आओ और मुझसे कहो कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया था, इसकी वजह से मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। आखिर इसी टाइप के तो सिली रीजन्स होते हैं ना तुम्हारे पास बदला लेने के। वांग जी इस वक्त उस तकलीफ़ को महसूस कर पा रहा था जो कि 7 महीने पहले उसने विंग को दिया था। वो अच्छे से उस तकलीफ़ को, उस दर्द को, उस पेन को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। पिछले 7 महीने में भले ही वो विंग के लिए वरीड रहा हो, उसकी चिंता में रहा हो, वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो, वो उससे माफ़ी मांगना चाहता हो, लेकिन उसने एक बार भी रियलाइज़ नहीं किया था कि विंग को उस वक्त कितना पेन फील हुआ होगा जब उसने विंग को छोड़ दिया था। वो उस दिन के उस पल को याद करने लगता है जब उसने विंग को क्लियरली बोला था कि तुम उसकी लाइफ के लिए एक डार्कनेस हो, एक ब्लैकनेस हो, और आज उस सब से वो रिश्ता तोड़ रहा है। विंग की बस एक लाइन ने वांग जी को रियलाइज़ करा दिया कि उसने विंग के साथ कितना गलत किया था। उसने विंग को किस हालत में छोड़ दिया था, उसने विंग को क्या कुछ नहीं बोला था। उसने तो उसको अपनी लाइफ की सबसे मनहूस चीज़ बोल दी और उसे एकदम ऐसे अपनी लाइफ से निकाल दिया जैसे कि वो उसकी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो उसको ऐसे छोड़ना चाहता था जैसे कि वो उस इंसान को बस तकलीफ़ में देखना चाहता हो, बस रोते हुए देखना चाहता हो। वांग जी अभी भी अपने थॉट्स में था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसने अब आगे क्या बोलना चाहिए। क्या उसे कुछ बोलना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए विंग के इस आंसर को? क्या उसने कोशिशों को यहीं पे छोड़ देना चाहिए या कुछ और कोशिश उसने करनी चाहिए? वो बस सोच रहा था क्योंकि उसके पास अभी शब्द नहीं थे। माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसने जो किया था उसकी वजह से एक इंसान मौत के मुंह में जाने को तक तैयार था। 2 बच्चे जो कि अपनी लाइफ अभी जी ही रहे थे, वो अनाथ होने ही वाले थे। वांग जी का गिल्ट उसे और भी नीचे धकेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सफोकेटेड हो रहा हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था। वो कहना बहुत कुछ चाहता था लेकिन उसके गले से अब आवाज़ निकल नहीं रही थी। 10 मिनट तक वहाँ पे एकदम अजीब सा साइलेंस बना रहा, जिसको दोनों में से किसी ने भी तोड़ना सही नहीं समझा। लेकिन विंग इस साइलेंस को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी इस चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, बाय द वे मिस्टर लान वांग जी, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? क्या आप किसी को देखने आए हैं या आप ये देखने आए थे कि मैं किस तरीके से लड़ूंगा? क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं लौट के आऊँगा, या तुम्हें मैंने शौक तो नहीं कर दिया ना? वांग जी अपने मन में बोलता है, शौक नहीं, सरप्राइज़ किया है तुमने विंग, और तुम्हारे इस सरप्राइज़ के लिए मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहूँगा। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जब तक तुम्हारी माफ़ी ना पालूँ ना, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और मैं तुमसे और खुद से वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए ना, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा। ऐसा कहते हुए अब लान वांग जी भी उस साइलेंस को ब्रेक करता है, अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलता है, तुम जो करना चाहो, तुम जो कहना चाहो, तुम मुझसे जो करवाना चाहो, मैं वो करूँगा विंग। बस मुझे एक चांस दे दो। उसकी जो वॉइस थी वो इतनी स्लो थी, इतनी लो थी, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला इंसान क्या उस वॉइस को सुन भी पाएगा या नहीं, क्योंकि विंग से वो कुछ डिस्टेंस में बैठा हुआ था। अब वांग जी फिर से बोलना स्टार्ट करता है और इस वक्त उसकी जो वॉइस थी उसमें थोड़ा सा हैवीनेस था। वो थोड़ा ऊंचा बोल रहा था और वो बोलना स्टार्ट करता है, तुम नहीं जानते विंग कि मैंने क्या महसूस किया है उस वक्त जिस वक्त मुझे वेसांग का कॉल आया था। उसने मुझे तुम्हारी पूरी सिचुएशन बताई तो मैं जीते जी मरने को तैयार था। मेरी सांसें रुक रही थी, मेरी धड़कनें रुक रही थी।
मैं उस वक्त इस जगह पे पहुंचा था तो एक जिंदा लाश बन के मैं चल तो रहा था, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं चल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने कितनी देर की है। हो सकता है मैंने हर एक मौके को खो दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी पाऊँ, और मैं ये कोशिश अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। अगर तब तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं दोबारा जन्म लूँगा, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी लेके रहूँगा। और ये वादा है मेरा तुमसे कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारी माफ़ी लेके रहूँगा। ऐसा कहते हुए विंग एकदम शॉक्ड हो चुका था, और वो फिर से बोलना स्टार्ट करता और बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम वादा कर रहे हो? वादा तो तुमने पहले भी किया था ना लानवांग जी। तुमने वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमने तो तभी मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। क्या तुम्हें तब एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूँ? क्या तुम्हें तब अपने बच्चे की याद नहीं आई? या तब तुम उस बच्चे से भागना चाहते थे, मेरी जिम्मेदारी से भागना चाहते थे? और आज जब तुम्हें वो बच्चा सही सलामत दिख रहा है, मैं सही सलामत दिख रहा हूँ, तो तुम्हें लगता है तुम सब कुछ संभाल लोगे? नहीं, तुम नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ये मौका अब नहीं देने वाला। विंग की बातों को सुनने के बाद वांग जी की आंखों में से पूरी तरीके से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी वॉइस को तो कंट्रोल कर पा रहा था, वो एकदम भी ऐसा नहीं दिखा रहा था कि वो रो रहा है, लेकिन उसकी आंखें अब रुकने को तैयार नहीं थी, और इसी के साथ अब उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी, और वो भी एकदम क्रैक्ड हो चुकी थी, मानो एक शब्द को उसने 4 बार तोड़ा हो और तब उसने बोला हो। लेकिन फिर भी वो बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है, प्लीज़ विंग, प्लीज़, एट द लास्ट टाइम, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ बिलीव मी। विंग, जो कि अभी तक लानवांग जी की तरफ को देख रहा था, उसने अपने आइज़ को टर्न किया और दूसरी डायरेक्शन में देखते हुए बोला, यू नो वॉट, आई वॉन्ट बट आई कांट। अब वांग जी ने जब इस सेंटेंस को सुना, उसने एक गहरी सांस ली और अपना बोलना कंटिन्यू किया, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस लास्ट लाइन को बोलने के बाद वांग जी चुपचाप खड़े होके वहाँ से बाहर चले जाता है। विंग अब उस डायरेक्शन में देखने लगता है जिस डायरेक्शन से वांग जी बाहर गया था, यानी कि अपने रूम के एग्जिट डोर की तरफ वो देखता है और सोचने लगता है, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए आना मेरे पास और माफ़ी मांग लेना और उम्मीद कर लेना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हें भी पे बैक तो करना होगा ना लानवांग जी। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुमने जो बोया है तुम उसे काटोगे नहीं, तुम उसे काटोगे और उसको चखोगे भी। इस सब को अपने मन में सोचते वक्त विंग की आंखों से कब आंसू आ गए उसे खुद भी नहीं पता चला। लगभग 5 मिनट के बाद अब न्यू हेसांग ने भी रूम में एंटर किया। वो आखिरी शख्स था जो विंग के पास आया था उसका हाल चाल पूछने। वो चाहता तो था कि विंग को बुरी तरीके से डांटे और उससे पूछे कि उसने उसे क्यों कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त विंग बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उसको खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डालना पड़ेगा। और वेसांग इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग जो कि अभी वीक है और भी ज़्यादा वीक हो जाए, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि वो कहीं उसके सामने अनकंट्रोल होकर उससे क्वेश्चन ना करने लगे। जैसे ही रूम में एंटर करता है वेसांग, विंग की नज़र उस पर जाती है। वो जानता था कि उसने उससे बहुत कुछ छिपाया है, और वो जानता था कि अभी तक तो उसको वो लेटर भी मिल चुका होगा। अब विंग पूरी कोशिश कर रहा था अपने फेस को छुपाने की, भले ही उसके हाथ में सिरिंज लगी हुई थी जिसके थ्रू अभी भी ब्लड उसको प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने हथेलियों से अपने फेस को कवर कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो विंग इस वक्त न्यू हेसांग को फेस करे, क्योंकि वो जानता था कि एक बार अगर न्यू हेसांग को गुस्सा आ गया ना तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। वो कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन हेसांग दूसरी तरफ से बोलता है, कोशिश करना बेकार है विंग, जैसे हो वैसे ही रहो, मैं अभी तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, बस इंतज़ार करना कि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। ऐसा कहते हुए हेसांग ने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाया और जाके उसके पास में रखी हुई उस टेबल पर बैठ गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो विंग? विंग बोला, हाँ मैं ठीक हूँ।
इसी तरह उन लोगों की बातें चलने लगी थी। कम से कम 10 मिनट के बाद फिर से वैंकिंग रूम में एंटर करती है और वो एक स्माइली फेस के साथ विंग से बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स विंग, तुम अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने वाले हो और तुम्हें तुम्हारी बेबी से मिलने के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए विंग बोलता है, क्या अभी भी मैं नॉर्मल वार्ड में जाऊँगा? मैं घर कब जाऊँगा? वैंकिंग उससे बोलती है, अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हें घर भेज दिया जाए। विंग बोलता है, लेकिन मुझे घर जाना है, तुम्हें पता है ना ये हॉस्पिटल की स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वैंकिंग बोलती है, तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम्हें कम से कम 15 दिन तो यहाँ पे रहना होगा। विंग बोलता है, क्या 15 दिन? मैं एक 5 मिनट यहाँ पे नहीं रहूँगा। ऐसा कहते हुए उठने की कोशिश कर रहा था तो उसे हुएसांग ने उसके शोल्डर से पकड़ा और वापस से लिटा दिया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त अगर विंग अपनी बॉडी पे थोड़ा सा भी प्रेशर देगा तो उसके स्टिचेस पे असर पड़ सकता है। हो सकता है उसके बाहरी स्टिचेस तो दोबारा से वो लोग ठीक कर दे, लेकिन अंदर जो स्टिचेस लगे थे उन्हें रिकवर करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना शायद मुश्किल पड़ जाए। इसी के साथ वो विंग को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे क्यों रहना ज़रूरी है। अब 15 मिनट के बाद वार्ड वाइज आते हैं और विंग को इस टीचर के साथ यहाँ से लेके एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ एक ऑफिस के अंदर लैन सिचेन बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्यों परेशान है, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसे क्यों परेशानी हो रही है। उसे अब बहुत बुरा फील होने लगा था, क्योंकि उसने अपने भाई को बिना जाने बिना उसकी बात सुने उसको डांट दिया था, वो भी तब जब उसके भाई को उसकी ज़रूरत हो सकती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वांग जी को आउट ऑफ कंट्री भेजा गया था वो बहुत छोटा था। वो इस वक्त इस हालत में नहीं था कि वो कुछ भी समझ सके। लेकिन इसी के साथ लैन सिचेन अपने मन में सोचता है कि यार वो उस वक्त बच्चा था, चलो मान लिया, लेकिन अब तो वो बड़ा हो चुका था। वो एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा इशू कैसे क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं तो बुरा लग रहा था। वो जानता था कि वो अपने भाई से लगभग 1.5 महीने से नहीं मिला था और उसके भाई ने उसका कॉल भी रिसीव नहीं किया था। सिचेन के लिए ये बात कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से यही होते आ रहा था। वांग जी बहुत रेयर चांसेस होते थे जब लैन सिचेन या लैन चिरेन का कॉल रिसीव करता था। ऐसा कोई टाइम नहीं होता था कि अगर वो लोग एक बार कॉल कर ले और वांग जी उसे रिसीव कर ले। वांग जी का तो अब रूटीन बन चुका था कि जब तक लैन सिचेन और लैन चिरेन उससे 10 से 15 बार कॉल न कर लेना, वो कॉल रिसीव नहीं करता था। और अपने एंड से तो उसने इन 10 सालों में कभी भी कॉल नहीं किया था। लैन चिरेन जानता था इस वक्त भी वो अगर कॉल करेगा तो लैन वांग जी कभी भी उसका कॉल रिसीव नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने फ़ोन को उठाता है और वांग जी को कॉल लगाता है। लगभग 3 बार कॉल करने के बाद वांग जी ने इस बार भी उसके कॉल को रिसीव नहीं किया। अब सिचेन को पता था कि वांग जी इस वक्त शायद हॉस्पिटल में होगा, तो वो डायरेक्टली जैन चेंग को कॉल करता है। जैन चेंग भी उस वक्त हॉस्पिटल में ही था और जैसे ही वो देखता है कि उसे लैन सिचेन का कॉल आया है तो वो डायरेक्टली कॉल को रिसीव करता है बिना किसी देरी की। सिचेन दूसरी साइड से उससे पूछता है कि विंग कैसा है। जैन चेंग उसे बताता है कि विंग को अभी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। दोबारा से लैन सिचेन उससे पूछता है, क्या तुमने उससे बात की? जैन चेंग बोलता है, मैं उससे मिला तो ज़रूर था, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों, क्या ऐसी चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी। इसके साथ अब लैन सिचेन आगे कुछ कहता, जैन चेंग बोल पड़ा। जैन चेंग ने बोला, मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए। सिचेन बोलता है, किससे? जैन चेंग बोलता है, ऑफ कोर्स अपने भाई से। सिचेन बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? जैन चेंग बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा अकेला है। हम सब एक साथ हैं, लेकिन वो एक अकेले ही अलग दुनिया में है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस वक्त उससे सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि तुम उसके भाई हो? जैन चेंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि हमने भी विंग को इसी तरीके से छोड़ा था, इतनी बुरी हालत में छोड़ा था, आज वो इस तरीके से हमें मिला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांग जी को इस वक्त अकेला छोड़ देना मतलब फिर से हम सभी की लाइफ में किसी बुरी चीज़ को इन्वाइट करना है? लैन सिचेन जानता था कि जैन चेंग इस वक्त क्या बोल रहा है और वो किस तकलीफ़ में आके ये बोल रहा है। लैन सिचेन कोई ज़्यादा आंसर नहीं करता, वो बस मैं जवाब देने के बाद अपनी कॉल को कट कर देता है। वो भी ये बात को समझ रहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अकेला जो है वो वांग जी ही है, क्योंकि उसे कोई भी समझना नहीं चाहता। इस सब के लिए सिर्फ उसी को ब्लेम किया जा रहा है। लैन सिचेन 5 मिनट सोचने के बाद अपने टेबल में रखी हुई अपनी कार कीज़ को उठाता है और डायरेक्टली निकल पड़ता है अपने केबिन से बाहर। लगभग आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वहाँ जैन चेंग तो बैठा हुआ था, लेकिन उसे लान वांग जी कहीं भी बैठा हुआ नहीं दिखा। वो
डायरेक्टली जैन चैंग के पास गया और उससे पूछा, क्या तुमने वांग जी को देखा है? जैन चैंग बोला, मुझे नहीं पता, मैंने उसे लगभग आधे घंटे से नहीं देखा है। वो अभी आधे घंटे पहले तक तो यहीं पे था, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ है। लैन सिचेन आते हुए देख चुका था कि उसके भाई की गाड़ी अभी भी वहीं पार्किंग एरिया में है, तो वो कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं गया है। उसने हॉस्पिटल में हर किसी से पूछ लिया था कि उसने कहीं उसके भाई को देखा, और उन सभी ने उसको ना में आंसर किया था। लैन सिचेन हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था, वो विंग से मिला भी नहीं था। वो चुपचाप बाहर आता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ ही देर के बाद उसकी नज़र जाती है एक पार्क में, जो कि एकदम सुनसान था, और वांग जी वहाँ एक बेंच में अकेले बैठा हुआ था। लैन सिचेन धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाके बैठ गया। अचानक किसी के आ जाने की वजह से लान वांग जी एकदम स्टिफ हो चुका था। उसे नहीं पता था कि उसके बगल में आके कौन बैठा था। लैन सिचेन ने आके अपने हाथ को वांग जी के हाथ में रखा और बोला, कैसे हो तुम वांग जी? वांग जी जैसे ही इस क्वेश्चन को सुनता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस प्यार को न जाने कब से महसूस करना चाहता था, लेकिन उसे उसी की गलतियों की वजह से नहीं मिली, ऐसा वो सोच रहा था। लैन सिचेन ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसको साइड हक करते हुए उसके सर को अपने चेस्ट पे रखा और बोला, आई एम सॉरी माई लिटिल जैम। लगभग 10 साल के बाद इस नाम को सुनने के बाद वांग जी अब और भी जोर से रोने लगा था। उसने अपने अंदर, अभी तक सिर्फ उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी जो एक इच्छा थी ना कि वो बहुत जोर जोर से किसी के सामने रोए, वो अब उससे पूरी कर रहा था। वो अपनी उसी रोते हुए वॉइस में बोला कि मैं अब क्या करूं, मुझे बताइए ना ब्रदर, मुझे क्या करना चाहिए? विंग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सेल्फिश होकर चाहता हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिले। लैन सिचेन उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, कोशिश करो लान वांग जी, कोशिश। मैं जानता हूँ अगर तुम कोशिश करोगे ना, तुम सक्सेस भी ज़रूर हो जाओगे। आखिरकार विंग एक इंसान है, वो कब तक तुमसे नाराज़ होगा? तुम जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा पिघलता जाएगा। मैं जानता हूँ विंग को, वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और एक ना एक दिन तुम्हारी बात को समझ जाएगा। बस तुम कोशिश करते रहो। और मुझे माफ़ कर देना कि मैं आज तक तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे हर एक मुसीबत में, तुम्हारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मैं तुम्हारे भाई होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा। बस तुम ठान लो कि तुम कोशिश करोगे और तुम वो करके दिखाओगे जो तुम चाहते हो। तुम विंग को चाहते हो तो तुम पूरी कोशिश करो कि तुम उसे वापस लेके आओ अपनी लाइफ में। वो तुम्हारी हैप्पीनेस है, तो तुम उसे पाने की पूरी कोशिश करो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहते हुए लैन सिचेन ने लैन वांग जी को और भी टाइटली हग किया और उसे ये फील करवाया कि वो अकेला नहीं है, उसका भाई उसके साथ है। उसके बैक को रब करते हुए वो उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी इस सब को न जाने कब से मिस कर रहा था, और वो कंफर्टेबली लैन सिचेन की बाहों में ऐसे ही सो चुका था। उसे एक ऐसा फील हो रहा था कि उसे इस वक्त न जाने कितने लोगों का प्यार मिल रहा हो, अपने फादर का, अपने मदर का, अपने ब्रदर का और अपने फ्रेंड का। इन चारों का ही प्यार वो अभी महसूस कर पा रहा था। समय ऐसे ही निकलता गया। वांग जी ने 1000 कोशिशें की, लेकिन विंग एकदम भी तैयार नहीं था वांग जी पे ट्रस्ट करने के लिए। लगभग 6 महीने निकल चुके थे और विंग की मैटरनल लीव्स भी अब कंप्लीट होने वाली थी। विंग बहुत अच्छे से अपने दोनों बच्चों का ध्यान रख रहा था। मैडम यू भी उसके घर जाया करती थी टाइम टू टाइम। अब वो भी समझ चुकी थी कि उस छोटे से बच्चे को पालने के लिए विंग को किसी न किसी की तो हेल्प चाहिए, और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उस टाइम उसके साथ रहे। वो अपने साथ जिनलिंग को भी लेके जाती थी, जिसकी वजह से युआन और जिनलिंग दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बनने लगे थे। लगभग सिर्फ 2 ही दिन बचे थे जहाँ पे अब विंग की मैटरनल लिस्ट उसके पास थी। मैडम यू ऐसे तो दिन के टाइम ही वहाँ पे रहती थी, वो कभी नाइट स्टे वहाँ पे नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज उन्होंने वहाँ पे नाइट स्टे किया हुआ था। सुबह सुबह अभी जब मैडम यू उठ के अपने कमरे से बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि घर में एकदम शांति सी बनी हुई है। विंग चुपचाप किचन पे लगा हुआ है, बेबी कॉट में है, और युआन अभी तक सोया हुआ है। उसे ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल रूटीन है युआन के उठने का, लेकिन ऐसा नहीं था।
एक्चुअल में अब वो थोड़ा बड़ा होते जा रहा था, तो उसका जो स्टडी स्ट्रेस था वो बढ़ते जा रहा था। इसलिए विंग उसको सजेस्ट करता था कि जब भी वीकेंड आए वो थोड़ा ज़्यादा सो जाए, ताकि उसका जो स्टडी की वजह से स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाए। और युवान इस चीज़ को फॉलो भी करता था। वो अपने नॉर्मल रूटीन से 2-3 घंटा ज़्यादा सोता था। विंग अब अपने किचन से बाहर आ चुका था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 कॉफ़ी मग थे और एक बेबी मिल्क बॉटल थी। वो वहाँ पे आते ही एक कॉफ़ी मग को मैडम यू को देने के बाद उस बॉटल को लेता है और बेबी को बेबी कॉट से निकालने के बाद अपनी गोद में रख लेता है और उसे फीड कराने लगता है। इसी के साथ वो बीच बीच में अपने कॉफ़ी मग से भी अपनी कॉफ़ी सिप कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वो दोबारा से बेबी को बेबी कॉट में रखने के बाद किचन में जा चुका था, क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट रेडी करना था। मैडम यू उसको हेल्प के लिए बोलती हैं तो वो मना कर देता है। वैसे तो मैडम यू अक्सर वहाँ आया करती थी, लेकिन विंग और मैडम यू के बीच के जो रिश्ते थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही थे। इस बार कड़वाहट मैडम यू के एंड से नहीं थी, इस बार कड़वाहट विंग के एंड से थी। और वो हमेशा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था कि वो कैसे किसी इंसान को इतनी ईजीली माफ़ कर दे। क्या उसकी गलती थी जो कुछ भी मैडम यू ने उसके साथ किया? वो भले ही उस चीज़ को शो नहीं करता था, वो पूरे तरीके से रिस्पेक्ट देता था मैडम यू को, लेकिन वो कभी भी अपने अफेक्शंस को उनकी तरफ नहीं दिखाता था कि उनके होने से या ना होने से उसे कोई फ़र्क पड़ता है। मैडम यू भी अच्छे से समझती थी इस बात को, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी कि वो विंग के करीब आ सके, उसे अपने बेटे की तरह मान सके। थोड़ी ही देर में जिनलिंग उठ के आ चुका था और अभी सुबह के कम से कम 9 बजे हुए थे। जिनलिंग के आने के बाद लगभग 5 मिनट में युवान भी नीचे आ चुका था। जिनलिंग और युवान दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लग रहे थे। जिनलिंग के बाल एकदम मैसे थे, वो अभी भी अपने नाइट ड्रेसेस में था और वो अपने आइज़ को अभी भी रब कर रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था वो अभी भी सोना चाहता हो। और दूसरी तरफ युवान, वो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था, पूरी तरीके से ड्रेस था, उसके हेयर परफेक्टली कॉम्ब थे और वो एकदम ऐसा लग रहा था जो कि पूरी तरीके से फ्रेश हो। जिनलिंग डायरेक्टली आता है और मैडम यू के पास चले जाता है और युवान भी नीचे आके अपने सिस्टर के साथ खेलने लगता है। तभी किचन से आवाज़ आती है युवान के लिए और विंग युवान से पूछ रहा था क्या उसने अपने रूम को क्लीन कर लिया। युवान सॉफ्टली बोलता है यस डैड। विंग अब किचन से बाहर आता है, उसकी फेस पे वही बनी स्माइल थी जो कि हमेशा से रहती थी। उसके हाथों में 2 कॉफ़ी मग थे जिसमें युवान और जिनलिंग दोनों के लिए प्रोटीन शेक था। इसी के साथ वो उन दोनों को देता है और युवान को अपने पास बैठा के उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है तो लिटिल बनी, तुम आराम से सोए तो हो ना। युवान बोलता है यस डैड, मैं आराम से सोया हूँ और मैंने पूरी नींद भी पूरी कर ली है। मैडम यू अभी भी युवान को देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है, क्योंकि विंग एक बार भी युवान के रूम में नहीं गया था, तो उसे इतना नीट एंड क्लीन किसने बनाया, उसके हेयर कॉम किसने किए और विंग ने ऐसा क्यों बोला कि उसने उसके रूम को क्लीन तो कर लिया ना, कहीं विंग छोटे से बच्चे से काम करा रहा है क्या। ऐसा सोचते हुए अब मैडम यू विंग से पूछ ही लेती है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि उसने अपने रूम को क्लीन किया है या नहीं। और इसके साथ साथ मैडम यू विंग से ये भी पूछती है कि मैंने तो तुम्हें एक बार भी युवान के रूम में जाते हुए नहीं देखा, तो उसे नहलाया किसने। विंग अभी भी युवान को वैसे ही पकड़े हुए था और वो मैडम यू को आंसर करता है युवान पिछले 4 साल से ये सब कुछ अपने हाथ से ही करता है, वो अपना रूम खुद क्लीन करता है और वो खुद ही नहा लेता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस उसके कपड़े मैं साफ़ करता हूँ। इसके अलावा वो मेरी किचन में भी हेल्प करता है, कभी कभार मेरी साफ़ सफाई में भी हेल्प करता है। मैडम यू एकदम गुस्से से बोलती है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम एक नौकर रख सको। विंग बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी सर्वेंट को नहीं रख सकता, बस मैं चाहता हूँ कि युवान अपने आप में डिपेंड रहे, उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो खुद उसे कर सके। मैडम यू बोलती है वो एक छोटा सा बच्चा है, तुम इससे काम कैसे करवा सकती हो। विंग बोलता है मैं मानता हूँ वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसको अभी से आदत होनी चाहिए अपनी छोटी छोटी चीज़ें करने की, और अच्छा ही है ना अगर उसे बचपन से सब कुछ आता हो तो। अगर बड़ा होकर उसे कभी अकेला रहना भी पड़ा तो वो उसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग नहीं जानता था कि उसके शब्दों का मैडम यू पे क्या असर हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली बोले जा रहा था। विंग बोलते हुए कंटिन्यू करता है और बोलता है
आप नहीं जानती अगर हमें अचानक कोई काम करना पड़ जाए ना तो उस काम को करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और मैं नहीं चाहता कि कल के दिन युवान या मेरी छोटी प्रिंसेस इस सब से गुजरे। मैं चाहता हूँ कि वो बचपन से ही अपने सारे काम सीख ले ताकि उनको बड़े होने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। मैडम यू उससे बोलती है, आखिर उन्हें प्रॉब्लम आनी ही क्यों है? क्या तुम उनके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हो? क्या हम उनके साथ नहीं रहने वाले हैं? मैडम यू की बात काटते हुए विंग बोलता है, क्या गारंटी है कि हम लोग उनके साथ रहेंगे? और क्या गारंटी है किसी की लाइफ की? कोई भी किसी को कभी भी छोड़ के जा सकता है, और आप बात कर रही हैं अपनी। जब आप मुझे छोड़ सकती हैं तो युवान क्या चीज़ है? ऐसा कहते हुए विंग एकदम शार्प गेज के साथ मैडम यू को देखने लगा था। ऐसा लग रहा था जो कि उसके अंदर अभी तक दबा हुआ था वो बाहर निकल के आया था। मैडम यू समझ चुकी थी कि उसने क्या किया था विंग के साथ, और उसने कैसे अपने दिन गुजारे होंगे उस टाइम पे जब उन्होंने उसे छोड़ दिया था। विंग भी समझ चुका था कि उसकी बातों ने कहीं ना कहीं मैडम यू का डिसरिस्पेक्ट किया है, और वो मैडम यू को नॉर्मली सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। युवान भी वहीं पे था, वो लगभग सारी बातें समझ चुका था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, और वो विंग से पूछता है, डैड क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? अगर नहीं है तो मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। विंग जो 2-4 कदम पे युआन से दूर था वो मुड़ता है, और विंग युआन के फेस को अपने हाथों में लेके बोलता है, एकदम सब कुछ रेडी है, तुम बस अब मेरी हेल्प करोगे प्लेट्स को अरेंज करने में। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही किचन की तरफ बढ़ चुके थे। मैडम यू अपनी जगह पे एकदम स्टिफ थी, और तभी आवाज़ आती है डोर के ओपन होने की। वहाँ पे न्यू येसंग था जो लगभग हर वीकेंड उन लोगों के साथ रहने आता था, यानी कि वीकेंड पे वो लोग अपने ही घर पे रहते थे, कहीं ज़्यादा घूमने नहीं जाते थे, और अगर घूमने भी जाते थे तो तब जब युआन का मन होता था। युआन को जैसे ही महसूस होता है कि वेसांग घर के अंदर एंटर कर चुका है, वो डायरेक्टली जाके अपनी सिस्टर के बगल पे खड़ा हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वेसांग घर के अंदर आएगा वो डायरेक्टली जाके उसकी प्रिंसेस को छूने की कोशिश करेगा, जो कि उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और ऐसा होता भी है, वेसांग डायरेक्टली जाके वी जियान के पास जाने लगता है। इससे पहले वो उसको टच करता, युआन उसको इशारा करता है सैनिटाइजर की तरफ, और युआन फिर से बोलता है, आपको मैं कितनी बार याद दिलाऊंगा अंकल लीन कि आपको हमेशा मेरी प्रिंसेस को छूने से पहले आपको सैनिटाइजर यूज़ करना होगा। वेसांग एक ऑकवर्ड स्माइल देके बोलता है, ओह मुझे याद था मुझे सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मैं तो बस वहीं को जा रहा था, मैं बस उसे देखना चाहता था। ऐसा कहते हुए वो एक्सक्यूज़ देने लगता है, क्योंकि वो सच में भूल चुका था। वेसांग अपने हैंड्स पे सैनिटाइज़र यूज़ करता है और बेबी जैन को अपने गोद में ले लेता है। इसी के साथ थोड़ी देर के बाद वो सभी डाइनिंग एरिया पे आ चुके थे और बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने लगे थे। ब्रेकफास्ट करते करते न्यू हेसांग को विंग अपनी पूरी प्लानिंग्स बता रहा था कि वो कैसे अब आगे मैनेज करने वाला है। वो उसे बताता है कि वो बेबी जियांग को अपने साथ लेके आने वाला है ऑफिस में, लेकिन युआन एकदम मना कर रहा है ऑफिस आने से, तो वो दोबारा से पहले की तरह अकेले ही घर में रहेगा। मैडम यू जैसे ही ये सुनती है बोलती है, क्या तुम उस छोटी सी बेबी को अपने ऑफिस लेके जाने वाले हो? विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं किसी बेबी सिटर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और आजकल जितने भी अफवाहें चारों तरफ चल रहे हैं उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बेबी सिटर रखूं, इसलिए मैं बेबी जियांग को अपने साथ लेके जाऊंगा। मैडम यू बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूँगी, तुम उसे मेरे साथ छोड़ सकते हो। और वो युआन से बोलती है कि तुम भी स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट मेरे साथ मेरे घर चले जाना। युआन एकदम मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी और के घर में इतनी आसानी से आदत नहीं आएगी, और वो चाहता था कि उसके डैड के आने से पहले वो अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर ले, ताकि वो अपनी प्रिंसेस और अपने डैड दोनों के साथ ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इसी के साथ वो उसको मना कर देता है। मैडम यू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बोलती हैं, ठीक है मैं यहाँ पे आके रहूँगी, जब तक तुम ऑफिस से नहीं आ जाते मैं इन दोनों का ध्यान रखूँगी, लेकिन तुम बेबी को ऑफिस लेके नहीं जाओगे। मैं नहीं जानती वहाँ पे कितनी हाइजीनिक चीज़ें होंगी और कितनी चीज़ें होंगी जो उसके लिए हार्मफुल होंगी, इसलिए तुम उसे ऑफिस लेके नहीं जा सकते। विंग को अभी अपने लिए थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि उसने अभी अभी तो ऐसे मैडम यू से बात की थी, और मैडम यू फिर से उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता और वो भी इस चीज़ से एग्री कर जाता है। साथ ही साथ वेसांग भी इस बात से पूरी तरीके से एग्री था कि ऑफिस में विंग बेबी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगा, उसको घर पर ही रहने देना सही होगा। 2 दिन और निकल चुके थे और अब विंग को ऑफिस जाना था। उसका मन तो नहीं था कि वो ऑफिस जाए, क्योंकि इन 6 महीनों में उसने एक पल के लिए भी अपनी बेबी को और युआन को नहीं छोड़ा था। युआन तभी उससे दूर रहता था जब वो स्कूल में होता था।
इसके साथ उसका मन नहीं था कि वो मैडम यू पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जाए, क्योंकि बेबी जो भी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैडम यू उसको श्योरिटी देती है कि वो उन दोनों का ध्यान अच्छे से रख लेंगी। विंग भी अपने भारी मन के साथ और थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कि वो अपनी बेबी के बिना कैसे रहेगा, इस सब के साथ वो भी घर से बाहर निकल चुका था योहान को छोड़ते हुए स्कूल में, और वो भी निकल चुका था अपने ऑफिस की तरफ। इन 6 महीनों में लान वांगजी ने न जाने कितनी कोशिशें की थी विंग को मनाने की, लेकिन विंग उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अब विंग पहुंच चुका था अपने कैबिन के जस्ट बाहर, और उस शीशे के दरवाजे से आसानी से देख सकता था कि अंदर का क्या नज़ारा है। अंदर उसे फिर से पुराने समय की तरह ही, अपने पास्ट की तरह ही, आज भी उसको अपने टेबल में फ्लावर्स दिख रहे थे, स्नैक्स दिख रहे थे और कुछ चॉकलेट्स रखे हुए दिख रहे थे। वो अंदर जाता है तो डायरेक्टली उन फ्लावर्स को, उन स्नैक्स को और उन चॉकलेट्स को पकड़ता है और डस्टबिन में डाल देता है, और अपने ड्रॉर को ओपन करता है, वहाँ से एक छोटी सी परफ्यूम की बॉटल निकालते हुए अपने रिस्ट पे डालता है और उसको स्मेल करने लगता है। उसके पीछे काउच में बैठा हुआ इंसान ये सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो सोच रहा था कि ये चीज़ें उसे पसंद आती थी तो आज उसे कैसे नापसंद आ गई। विंग बिना मुड़े ही अब बोलना स्टार्ट करता है और उससे बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे समझ में नहीं आएगा ये किसने किया है? ऑफ कोर्स लान वांगजी ये तुमने ही किया है, क्योंकि ये चीज़ें ने वेसांग करना कब के छोड़ चुका था। वो तभी ये चीज़ें छोड़ चुका था जब तुमने मुझे छोड़ा था, क्योंकि ये चीज़ें मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। तो चलिए गाइज, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे देखते हैं कि लान वांगजी को अभी और कितनी कोशिश करनी होंगी विंग को मनाने के लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विंग का ये जो गुस्सा है वांगजी के ऊपर वो सही है या नहीं, या मुझे इस सबको यहीं पे रोक देना चाहिए। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए बाय बाय।